को जिला स्तर पर, गांव के स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए, इसलिए सबों से फीडबैक हम ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। जेडीयू का मंथन, जेडीयू लगातार मंथन कर रही है। जेडीयू में मंथन का दौर लगातार जारी है और आज की बात कर ले तो समीक्षा बैठक कर रही है जेडीयू, और ये 2 दिवसीय समीक्षा बैठक जो शनिवार को शुरू हुई और रविवार को खत्म हो जाएगी। और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, वो कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। पार्टी की कमियों को, पार्टी की ताकतों को भांप रहे हैं ललन सिंह, और ऐसे में कई बड़े बदलाव भी किए जा रहे हैं। इससे पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रकोष्ठ की बैठक की थी, जेडीयू के प्रकोष्ठ की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कई अहम फैसले लिए थे। उन्होंने विधानसभा और लोकसभा के पद को ही खत्म कर दिया था और ऐसे में कई बड़े बदलाव संगठन में लिए गए थे। संगठन में लगातार बड़े बदलाव लिए जा रहे हैं ताकि जेडीयू को फिर से बिहार में नंबर 1 पार्टी के तौर पे लाया जा सके, जेडीयू को पहले स्थान पर स्थापित किया जा सके। ऐसे में ललन सिंह लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ये बात नागवार गुजरी। विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुए थे, उसमें जेडीयू को कहीं ना कहीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनी, 43 सीट मिले हैं जेडीयू को, और ऐसे में आज मंथन हो रहा है। मंथन कल भी चला था और मंथन में क्या कुछ कमियों को देख रही है जेडीयू, इस पर भी हम अधिक जानकारी लेंगे। लेकिन हम चाहेंगे कि आपसे ललन सिंह का वो बयान सुनाए जब ललन सिंह ने समीक्षा बैठक की थी। बैठक के बाद ललन सिंह ने क्या कुछ कहा था, जरा आप पहले वो सुनिए। देखिए, कोई महत्वपूर्ण बैठक नहीं है। पार्टी के जो माननीय विधायक हैं और जो पार्टी के उम्मीदवार थे, वो सभी पार्टी के अंग हैं और पार्टी को जिला स्तर पर, गांव के स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए, इसलिए सबों से फीडबैक हम ले रहे हैं। और फीडबैक लेने के बाद हम लोग उस पर जो भी करना होगा उसकी कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज हम सभी पार्टी के साथियों के साथ फीडबैक वो विधानसभा चुनाव की समीक्षा पहले हो चुकी। अब आगे संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर उन लोगों से ये हमको मालूम होगा। चलिए, इस पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन से, जो कि जेडीयू कार्यालय से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋतिक, आज जेडीयू के 2 दिवसीय समीक्षा बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है। ऐसे में आज किन किन प्रमंडलों के साथ बैठक है? बिल्कुल शर्मिला, आज अगर आप देखें, इस वक्त हम पटना के जेडीयू प्रदेश कार्यालय में कर्पूरी सभागार के बाहर खड़े हैं। हम चाहेंगे कैमरा पर्सन को जरा दिखाइए, ये वही कर्पूरी सभागार है जिसके अंदर अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बैठक कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, जितने भी विधायक हैं जेडीयू के और उसके साथ ही पूर्व प्रत्याशी भी हैं, सबके साथ बैठक चल रही है। 2 दिनों की शर्मिला समीक्षा बैठक और आज दूसरा दिन है। 5 ऐसे प्रमंडल है जिनकी जो आज है बैठक है, जिसमें कोशी, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया और मगध प्रमंडल है। इसकी बैठक आज चल रही है। इनके जितने भी कार्यकर्ता, नेता है, विधायक हैं, जहां इस क्षेत्र से आते हैं, प्रक्षेत्र से आते हैं, उनकी आज बैठक है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में। और इसको लेकर हम लगातार यहां पर कल से ही कवरेज कर रहे हैं और आज 2 दिवसीय बैठक, क्योंकि अगर आप देखें शर्मिला, तो पहला दिन जब ललन सिंह बाहर आए थे बैठक करने के बाद, शाम को मीडिया को संबोधित किया, उस दौरान उन्होंने कहा कि हमने हर एक विधायक से, नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जो इस बैठक में सम्मिलित हुए, शामिल हुए, उनसे हमने फीडबैक लिया है और आगे किस तरीके से जदयू के कुनबे को मजबूत करना है उस पर हम काम करेंगे। लेकिन लगातार आप देखिए शर्मिला, अभी भी बैठक चल रही है और हम जरा चाहेंगे कि अपने
अपने कैमरा पर्सन को जरा दिखाइए। ये अभी इस वक्त जेडीयू का जो कार्यालय है पटना का, इस वक्त आप देखिए तमाम गाड़ियों से ये भरा हुआ है। यहाँ पर जितने भी विधायक हैं, एमएलसी हैं, जदयू के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी कर्पूरी सभागार में बैठकर ये तमाम स्थितियों का जो है वो जायजा भी ले रहे हैं और तमाम बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू 3 नंबर की पार्टी कैसे बनी, क्योंकि 3 नंबर की पार्टी अगर वो बनी है तो उसको 1 नंबर कैसे करना है, ये भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के लिए। और जब से ललन सिंह नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं जनता दल यूनाइटेड के, तब से ही उन्होंने कहीं ना कहीं एक बिगुल छेड़ा है, एक शंखनाद छेड़ी है कि जदयू को किस तरीके से बिहार में 3 नंबर से 3 नंबर से जो है वो 2 नंबर से भी बढ़ के आगे 1 नंबर की पार्टी बनाई जाए। शर्मिला, बिल्कुल ऋतिक, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी के रूप में स्थापित किया गया। जेडीयू को कहीं ना कहीं ये बात नागवार गुजरी। आखिर क्या वजहें रही होंगी कि जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरना पड़ा बिहार में? ऋतिक, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? ऋतिक, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, हम सवाल एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजहें रही होंगी? लगातार जेडीयू बैठक कर रही है, लगातार संगठन को मजबूत करने में जुटी है। 2020 में आखिर क्या कुछ खामियां रही जेडीयू में कि जेडीयू को तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरना पड़ा? देखिए, सवाल जो आपने पूछा है इसका जवाब मैं दे देता हूं। जब 3 नंबर की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव का जब परिणाम घोषित हुआ, उस वक्त लगातार दावे ये हो रहे थे कि नंबर 1 पार्टी जनता दल यूनाइटेड बनेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में। लेकिन कहीं ना कहीं 3 नंबर की पार्टी बनी और कहीं ना कहीं देखिए जदयू के लिए भी ये बहुत ही शॉकिंग मोमेंट था कि आखिरकार किस तरीके से, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 15 साल से हैं, जदयू इतने अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन आखिर वजह क्या रही कि बिहार में अब 3 नंबर की पार्टी बन गई जनता दल यूनाइटेड। लेकिन अब लगातार आप देखिए कहीं ना कहीं खामियां हैं। हम लगातार लोगों से बात करने की भी कोशिश यहां पर करेंगे। हम जरा चाहेंगे अपने वीडियो जर्नलिस्ट को जरा चलते हैं अंदर, बातचीत करेंगे। लेकिन जो सवाल आपने पूछा है इस पर भी लगातार ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि आखिरकार जदयू 3 नंबर की पार्टी बनी है। जनता दल यूनाइटेड ने कहीं ना कहीं इसको मानने से भी, जब चुनाव के परिणाम आए थे तो कहीं ना कहीं इसको मानने से भी इनकार कर दिया था शर्मिला। लेकिन अब जो सामने रिजल्ट है उसको आपको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जनता दल यूनाइटेड के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नवनिर्वाचित बने हैं, अब लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड को 3 नंबर से मान तो लिया उन्होंने, अब 1 नंबर करने की कवायद लगातार तेज हुई है। बैठक अंदर चल रही है सर, बैठक अंदर चल रही है लगातार। 2 दिवसीय बैठक, आज दूसरा दिन है और इस बैठक में आज क्या लगता है आपको, दूसरे दिन की ये बैठक खत्म होगी, जनता दल यूनाइटेड को किस तरीके से बिहार में इस बैठक के बाद जोश मिलने वाला? नहीं, जोश तो मिलेगा। सब हारे हुए और जीते हुए विधायक लोग बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तो ताकत तो मिलेगा। लोगों का आपस में सूचना का आदान प्रदान होगा, क्यों हारे, कैसे हारे, तो इस पर बात चल रहा है। 3 नंबर की पार्टी बन गई थी चुनाव 2020 के परिणाम में, लेकिन अब क्या लगता है 1 नंबर किस तरीके से होगा? नहीं, प्रयास जारी है, लगातार प्रयास जारी है राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि हम लोग 43 से 243 कैसे पहुंचे, इसी पर मंथन चल रहा है लगातार। बिल्कुल, लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं और 43 से किस तरीके से अब आगे बढ़े इस पर बातचीत जो है शर्मिला हो जा रही है। सर एक सवाल और आपसे हम पूछना चाहेंगे, इस बैठक में क्या लगता है, इस बैठक के बाद कोई फेरबदल के भी कयास? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कयास नहीं है। सब पूर्ववत चलता रहेगा और चल रहा है, बहुत अच्छे तरह से सारा संगठन चल रहा है, सारा प्रकोष्ठ चल रहा है, इसमें फेरबदल की कोई संभावना नहीं दिख रही है। चलिए, ये सवाल आपसे भी हम दोहराते हैं। जनता दल यूनाइटेड के अंदर अभी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बैठक कर रहे हैं और 2 दिवसीय बैठक है। इस बैठक के बाद लगातार खबरें सामने आ रही कि कोई फेरबदल भी हो सकता है, इस फेरबदल के बारे में थोड़ा जानकारी। देखिए, फेरबदल का तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन जो साथी छूट गए हैं उनको पार्टी में जगह मिलेगी, नए साथी को जोड़ा जाएगा। जो बहुत सारे साथी वैसे लोग हैं जो काम किए थे पार्टी में, जिनको अभी तक जगह नहीं मिला, उनको जगह जरूर मिलेगा।
3 नंबर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड बन गई थी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के परिणाम में। 1 नंबर के लिए लगातार जोर दिया जा रहा है, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दे रहे हैं। क्या लगता है इस बैठक को लगातार वो कर रहे, इससे पहले भी बैठक की, अब प्रमंडल स्तर पर बैठक जारी है, 5 प्रमंडल की आज बैठक है। इस बैठक के बाद जनता दल यूनाइटेड कितनी मजबूती से बिहार में आगे बढ़ेगी? देखिए, जनता दल पहले भी मजबूत था, आज भी मजबूत है। आज के राजनीति में, बिहार की राजनीति में आप देखेंगे तो जनता दल के अलावा कोई पार्टी बिहार में दिख नहीं रहा है। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी के दौरा हो, चाहे आरसीपी सिंह साहब का दौरा हो, कार्यक्रम हो पूरे बिहार में, तो इस तरह के दौरा से लगता है कि जनता दल ही पूरे मजबूत होगी और 1 नंबर की पार्टी बनने से कोई बिहार में रोक नहीं सकता है। 1 नंबर बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन 2 नंबर पे भारतीय जनता पार्टी आप ही के गठबंधन की एक पार्टी। ठीक है, वो उसकी अपनी काम है, भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है, अपनी संगठन को मजबूत करना है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा, पार्टी का प्रयास रहेगा, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रयास है कि बिहार में ही नहीं देश लेवल तक पार्टी को मजबूत करें और बिहार में 1 नंबर की पार्टी बनाएं। उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं अगले साल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव है, उसके लिए जनता दल यूनाइटेड की क्या कुछ प्लान, क्या इस बैठक में भी चल रहा है? देखिए, सारे बैठक में सारी मुद्दे पर बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगर एनडीए में 7 चुनाव लड़े तो ठीक है, नहीं तो जनता दल अकेले चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, तो जनता दल यूनाइटेड अकेले भी चुनाव, शर्मिला अगर आप सुन पा रही हैं तो अकेले भी लड़ सकती है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। ये भी बड़ी खबर यहां से आ रही है कि अगर एनडीए ने साथ नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने अगर उत्तर प्रदेश में भी साथ नहीं दिया, तो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि इस वक्त बैठक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश में अकेले भी चुनाव लड़ देगी। बिल्कुल ऋतिक, तो कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू चुनाव की भी तैयारी में जुटी है, चाहे वो विधानसभा का उपचुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें कि 2 दिवसीय बैठक चल रहा है और आज इस बैठक का आखिरी दिन है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश में जुटे हैं ललन सिंह, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं। और आज 5 प्रमंडलों की बैठक है, 5 प्रमंडलों के कार्यकर्ताओं के साथ, विधायकों के साथ ललन सिंह की बैठक है। और ऐसे में वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या कुछ कमी रही पिछले साल जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उसमें क्या कमी रही कि सीटों में कमी आई, 43 सीटें ही जेडीयू कब्जा कर सकी। तो इसको लेकर मंथन जेडीयू का जारी है। मुलाकात के मायने, एक तरफ बिहार और दूसरी ओर झारखंड। कई ऐसी पार्टियां हैं जो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, जो अपनी पार्टी में जान फूंकने पर जुटी हुई है। बिहार में जेडीयू और झारखंड में आरजेडी। झारखंड में राजद में जान फूंकने में तेजस्वी यादव यानी बिहार के नेता प्रतिपक्ष जुटे हुए हैं। हालांकि पार्टी की साख को फिर से मजबूत करना आसान नहीं होगा, लेकिन तेजस्वी यादव अब झारखंड में आरजेडी को मजबूत करने में जुट चुके हैं। 2024 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं झारखंड में और ऐसे में आरजेडी 36 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इसी कड़ी में शनिवार को तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे, जहां बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर ढोल, नगारा, छऊ नृत्य, संथाली मुंडारी नृत्य और झारखंडी रीति रिवाज से आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बिरसा मुंडा के प्रतिमा को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी, माल्यार्पण भी किया। और ऐसे में तेजस्वी यादव फिलहाल झारखंड के दौरे पर हैं। और झारखंड पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर से भी मुलाकात की। झारखंड में संगठन, जनहित के मुद्दों और गठबंधन की मजबूती के संदर्भ में उनसे चर्चा की। और आरजेडी ने प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को तेजस्वी यादव के दौरे की योजना बनाई है, यानी अब हर महीने तेजस्वी यादव आपको झारखंड में भी दिखेंगे। अपने संगठन को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव अब हर महीने के तीसरे शनिवार को
झारखंड का दौरा करेंगे ताकि आरजेडी को राज्य भर में मजबूत किया जा सके। अब आरजेडी को बिहार के साथ ही झारखंड में भी मजबूत करने की तैयारी में लगातार तेजस्वी यादव जुटे हुए हैं। और रविवार को यानी आज तेजस्वी यादव ने झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन से मुलाकात की और गठबंधन की मजबूती को लेकर उनसे चर्चा की। इस दौरान श्रम संसाधन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि राजद झारखंड में महागठबंधन का हिस्सा है और ऐसे में जेएमएम, राजद और कांग्रेस इस गठबंधन का हिस्सा है। तेजस्वी यादव लगातार अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। वो राज्य का दौरा कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर तेजस्वी यादव हैं और ऐसे में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उन्होंने मुलाकात की और संगठन को मजबूत करने में, गठबंधन को मजबूत करने को लेकर उन्होंने खास तौर पर चर्चा की। तो आज तेजस्वी यादव अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान हेमंत सोरेन से मिले। बता दें आपको कि शनिवार को ही तेजस्वी यादव ने दौरे की शुरुआत की थी। शनिवार को वो रांची पहुंचे थे और आज उनके दौरे का दूसरा यानी आखिरी दिन है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने झारखंड के मुखिया यानी हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। चलिए इस पर अधिक बातचीत करते हैं और पूरे समीकरण को, पूरे राजनीतिक समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं अपने संपादक राजेश कुमार जी से। राजेश जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं और अब तेजस्वी यादव हर महीने झारखंड दौरे पर होने वाले हैं, कितना फायदा मिलेगा तेजस्वी को? देखिए, बिल्कुल तेजस्वी यादव की अगर बात कर ली जाए और उससे पहले थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे चलते हैं तो जब बिहार और झारखंड एक था यानी 2000 से पहले की अगर बात कर लें तो तब आप देखेंगे तो लालू जी का शासन हुआ करता था और बिहार और झारखंड में, झारखंड के ज्यादातर सीटों पर अगर विधानसभा की सीट की अगर बात कर ली जाए तो उसमें आरजेडी के कैंडिडेट जीता करते थे। आरजेडी का झारखंड के इलाके में अपना एक होल्ड हुआ रहता था। हालांकि 2000 के बाद स्थितियां बदली और उसके बावजूद भी आपको बता दें फिर भी आरजेडी के 4-5 विधायक जरूर हुआ करते थे। लेकिन हाल के दिनों में आरजेडी का संगठन वहां कमजोर पड़ा और लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद पूरी तरह से झारखंड की सियासत से आरजेडी तकरीबन गायब हो गई। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में जब गठबंधन किया गया हेमंत सोरेन के साथ, झामुमो के साथ, तो वहां पर स्थितियां बदली और आरजेडी को भी फायदा हुआ और कहीं सीट मिला और साथ ही साथ वोट बैंक की अगर बात कर ली जाए तो वोट बैंक में भी इजाफा हुआ। और झारखंड जो है कि बिहार के लिए एक स्वाभाविक स्टेट आप कह सकते हैं, एकदम मतलब सटा हुआ है। और आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव को भी अच्छी तरह से पता है कि आरजेडी का कौन सा विधानसभा सीट में उनका वोट बैंक है या नहीं है, तो ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो आरजेडी के लिए झारखंड में अपने संगठन को विस्तार देने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और उनके लिए आसान होगा। निश्चित रूप से आरजेडी ने जो फैसला लिया है कि अब आगे आने वाले दिनों में हम उनके जो नेता हैं तेजस्वी यादव हर बार महीने में वहां पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ता से मिलेंगे और आसपास का फीडबैक लेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। और उसके बाद जिस तरह से आज हेमंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के दौरान जो बातें निकलकर सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के बीच में तेजस्वी यादव ने स्पष्ट मैसेज दिया है कि अगर हम सबको मजबूत होना होगा या भारतीय जनता पार्टी जैसी जो पार्टियां हैं जो केंद्र में एक मजबूत पार्टी है और स्टेट में भी एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में है, तो वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना होगा तो ना तो अकेले हेमंत सोरेन मुकाबला कर सकते हैं, ना कांग्रेस और ना ही तेजस्वी यादव। अच्छा राजेश जी, एक और बात समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार में आरजेडी सबसे मजबूत विपक्ष की भी पार्टी और सबसे अधिक सीटें राजद के पास है, लेकिन क्या आखिर कमी रही कि झारखंड में अपना जलवा नहीं बिखेर सकी आरजेडी? देखिए, लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद झारखंड में और जो बंटवारा हुआ और 2000 के बाद जो स्थितियां बदली, वहां की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी वो पूरी तरह से बदल गई। जो वोट बैंक कभी लालू प्रसाद का था वो वोट बैंक पूरी तरह से झामुमो और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बट गया नतीजा। और वहां पे कोई भी कद्दावर नेता झारखंड में आरजेडी की तरफ से कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं था जो कि अपने वोट बैंक को समेट सके। अगर लालू प्रसाद उस वक्त बाहर रहते तो शायद झारखंड में आरजेडी का एक बेहतर जनाधार होता, लेकिन लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद आरजेडी पूरी तरह से अपने आप को बिहार में समेट ली और जो कार्यकर्ता थे आरजेडी के झारखंड में वहां अपने आप को पूरी तरह से असहाय महसूस किए। यही वजह है कि उनके वोटर, उनके नेता और कार्यकर्ता या
झारखंड मुक्ति मोर्चा में वो लोग शामिल हो गए, या फिर आप वहाँ के जो कार्यकर्ता बिल्कुल राजेश जी, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, आपसे संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, फिलहाल नेटवर्क इशू लगता है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव झारखंड दौरे पर है और अपने संगठन यानी आरजेडी को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं, लगातार मंथन कर रहे हैं गठबंधन को किस तरह से मजबूत करना है। ऐसे में झारखंड जाकर तेजस्वी यादव ने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की, महागठबंधन के नेताओं से मिले हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिले हैं, उसके पहले तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की थी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे अंधविश्वास में जकड़ी एक लड़की। जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अंधविश्वास में जकड़ी लड़की, एक ऐसी तस्वीर जिसे देखने के बाद आप भी कुछ पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये तस्वीर झारखंड के जमशेदपुर की है, जहां एक लड़की को जंजीर में बांध कर रखा गया है। लड़की को मानसिक रोगी बताया जा रहा है। हालांकि लड़की अपना नाम और पता बिल्कुल सही बता रही है, यानी पूरे होशो हवास में लड़की नजर आ रही है और ये भी बता रही है कि उसके साथ यहाँ गलत किया जा रहा है। दरअसल बिष्टुपुर इलाके के इमाम बाड़े से लड़की को बरामद किया गया है। इमाम बाड़े के कर्ता धर्ता यहाँ रूहानी शक्तियों से ग्रसित लड़कियों की इलाज होने की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? काहे के लिए आपको ऐसा बांध के रखा है? ये लोग मेरे को पागल समझते हैं, भूत है, भूत नहीं है। आपका पूरा नाम क्या है? प्रीति कुमारी। क्या कुमारी पूरा नाम बताइए, टाइटल क्या है आपका? ये इनका टाइटल है संजय प्रसाद। आप कहाँ रहती हैं? मकदमपुर मुंशी मोहल्ला परसुड़ी। कौन बांध के रखा है यहाँ चेन से आपको? ये हाँ? ये हमको रकीब बांधा है। रकीब? हाँ। ये कौन है रकीब? सामने आई है तो। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा, ये चेन से क्यों बांध के रखे लड़की को? बच्ची जो है ना, हाँ। शैतानी हरकत में है। अच्छा, शैतानी हरकत में इसलिए जो है ना बांध कर रखे। आपको बाप को मारा है, भाई को मारा है, अपनी माँ को मारा है। तो आप चेन से बांध के रखे, आप इसको ठीक कर देंगे? हमने ठीक कर। चलिए इस पर बातचीत करेंगे हम जमशेदपुर से हमारे सहयोगी गंगाधर से। गंगाधर, आखिर किस तरह के अंधविश्वास की बात हो रही है यहाँ पर और लड़की को जंजीर से क्यों बांधा गया है? जी, मैं बता दूं कि आज 21वीं सदी में भी लोग अंधविश्वास पर जी रहे हैं। परसुडी की रहने वाली जो अपने नाम प्रीति कुमारी बता रही है, इसको पिछले एक माह से बिष्टुपुर स्थित एक ईटा में बांध करके रखा गया जंजीरों से। वहाँ नदी किनारे स्थित यह इमामबाड़ा में लोगों को यह भ्रम है कि वहाँ पर जिस तरह की लड़कियां मतलब जो अंधविश्वास पर लोग जी रहे हैं कि वहाँ पर जाने से भूत प्रेत क्या बीमारी ठीक हो जाता है। इसीलिए उस लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी,
तो उसके पिता ने उस इमामबाड़ा इतिहास को वहां पहुंचा दिया। लड़की ने आरोप लगाया है गंगाधर कि उसके साथ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है लड़की के साथ? जी हाँ, लड़की से पूछने पर लड़की ने कहा कि हमने पिछले 1 माह से जमा किया और हमारे साथ कुछ गलत भी होता है। और लड़की के साथ लड़की के बिल्कुल आज बिल्कुल यहाँ पर गंगाधर, आपकी आवाज साफ नहीं मिल पा रही है, आपसे संपर्क सही से नहीं हो पा रहा, नेटवर्क इशू, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम आपकी आवाज को सही ढंग से सुन नहीं पा रहे हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। लेकिन आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जमशेदपुर की ये तस्वीर है, जरा देखिए। एक लड़की को जंजीर में बांध कर रखा गया है। बताया जा रहा है कि लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यदि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो लड़की अपना नाम, अपना पता सब सही से बता रही है। यहां तक कि लड़की ये आरोप भी लगाते नजर आ रही है कि उसके साथ गलत हो रहा है और परिजनों ने ही इलाज के लिए उसे इमामबाड़े भेजा है। तो देख सकते हैं और आप खुद समझ सकते हैं कि 21वीं सदी में भी किस तरह से लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं और इसी अंधविश्वास का शिकार हुई है ये लड़की, जिसे जंजीरों से जकड़ कर रखा गया है। और फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ो नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताने भूल गए, हमारी चंदा इतने साल